what is the most weirdest thing that you've Googled? नहीं बताऊंगा। अब नहीं करता मैं। अपने बच्चों को अजाबों से बचा लेती है, माँ दुआ करके खुदा को भी मना लेती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक कसवर्ड लगा के आपकी पंच लाइन बहुत स्ट्रांग बन सकती है। बकरीद में जब लोग आते थे दावत पर, डैड खुद पूछते थे कुछ खाओगे? अब खाने की दावत दी और ऐसे पूछते जैसे कुछ क्राइम है, तो बोलते थे हाँ थोड़ा सा ले आइए। तो डैड खुद जाते थे किचन में और बहुत थोड़ा सा लाते थे, थोड़ा इतना सा लाके ऐसा रखते थे और बैठ के देखते थे। सामने वाला उतना खाया तो बोलता था और ले आइए, बोलते और खाओगे? वो अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ। कई बार है ना, हंसा देना भी एक अपने आप में सवाब का काम है, पुण्य का काम है। हम एक दिन तो इतनी लाइमलाइट में होते हैं कि हज़ारों लोग हैं, सेल्फी ले रहे हैं और स्टेज पे धमाल कर दिया। अगले दिन जाके घर में बैठे हैं और कोई पूछ नहीं रहा है, और घर में भी वही है कि नीचे से ये ले आओ, दही ले आओ, धनिया ले आओ। Today we have with us someone who is an actor. शायर भी है, बहुत अच्छे कॉमेडियन है और उससे भी बेहतरीन इंसान है। लेट अस वेलकम रहमान खान। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। लोग कहते हैं जो कॉमेडियंस होते हैं, कहीं ना कहीं उनके पास पीछे कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात हुए होते हैं जिसके बेसिस से कॉमेडी का ज़रिया लेते हैं या इमोशन जाहिर करते हैं। सो आपका कभी मतलब ये डाइवर्जन कभी आया? कॉमेडी का पहले से आपका इरादा था या फिर आपने बाद में लेटर ऑन इन लाइफ ड्यू टू एक्सपीरियंसेस आपने सोचा कि नहीं अब ये करते हैं? वो था तो पहले से ही अंदर, जो मतलब मुंबई की लैंग्वेज में बोले छिछोरपना, तो वो अंदर शरारत और मस्ती तो स्कूल टाइम से थी। ऐसा कुछ करते रहना, बट हाँ ये एज ए प्रोफेशन में तब्दील होगा इसका अंदाज़ा नहीं था। और वो क्या होता है कि आपकी सीड कहीं जो वो आपके अंदर होता है ना, इसकी वजह से शायद वो ईजी हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लास में सबको हंसाता था। मुझे याद है 7th या 8th स्टैंडर्ड में एक स्कूल में एक पीरियड होता था जिसमें कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, तो मुझे जोक सुनाने के लिए बोलते थे, और मैंने जो जोक इधर उधर से सुने होते थे वो जोक इनैक्ट करके सुनाता था, सबको मज़ा आता था। तो इतना तो पता था कि मैं सबको हंसा लेता हूँ, हंसते हैं लोग मेरी बात पे। 50 लोग के सामने खड़े होकर क्लास में हंसा रहा हूँ, तो वो था अंदर। फिर लाइफ जो जहाँ जिस दिशा में ले गई, राइटर बनना, एक्टर बनना, थिएटर करना और टीवी करते करते करते, लेकिन जो अंदर था वो बाहर आया। और फिर जो है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से टेलीविज़न, और अभी इंटरनेट से एज ए यूट्यूब या डिजिटल स्टैंड अप कॉमेडियन, या ये दोनों चीज़ हो रही है। टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी चल रहा है। अगर हम स्टैंड अप कॉमेडी की बात करें तो लेटली अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो स्लैंग को बेस बनाते हैं, काफ़ी बार अब्यूजिव लैंग्वेज को बेस बनाते हैं, बट वेन एवर वी सी योर कॉन्टेंट वो बहुत ही ये सारे एस्पेक्ट में बहुत क्लीन है एंड इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी। सो इज देयर एनी पर्पस बिहाइंड दैट कि कैसे? पर्पस नहीं, बिकॉज उसका एक रीज़न है, बिकॉज आई डिड लॉट ऑफ टीवी। तो टीवी जब हम करते थे तो टीवी, सीधी बात है, टीवी के अपने सेंसरशिप होते हैं, फिर हमारी ऑडियंस क्या अलग है, तो हमारे अपने डूज एंड डोंट्स पहले से तय थे। तो उस फॉर्मेट में काम कर रहे थे। ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखा जाए तो मेरी ज़्यादातर ऑडियंस टीवी की ऑडियंस या फैमिली ऑडियंस। अच्छा, जो इंटरनेट पे जो जिस तरह की कॉमेडी होती भी है, ये थोड़ा सा लिबर्टी लेके थोड़ा स्लैंग्स वगैरह होता है, मुझे उससे पर्सनली मैं अगर कंटेंट फ़नी तो मुझे फ़नी लगता है, मैं उसको इतनी तवज्जो नहीं देता, क्योंकि उसकी एक ऑडियंस है ना। अच्छा, वो लोग भी समझदार है, ऐसा नहीं कि वो लोग कहीं भी गाली बक देते हैं। मैंने बहुत सारे इंटरनेट कॉमेडियन को देखा है जो टीवी पे करते हैं तो उसी पैरामीटर में करते हैं, बट हाँ क्लोज्ड एम्बियंस में ऐसी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं तो फिर उतनी लिबर्टी यंगस्टर्स होते हैं, सुनना भी वही चाहते हैं। मेरा नहीं करने का कारण ये था कि मेरी ऑडियंस थोड़ी सी ब्रॉडर थी, और मैं ज़्यादातर फैमिली शोज़ ही करता रहा हूँ, वेडिंग शोज़ या वो, तो उस तरह की ऑडियंस जो मुझे ज़्यादा देखती है। मेरे मन में भी गाली आती है लेकिन मैं मन में दे लेता हूँ तो मैं वो देता नहीं गाली। तो ये है कि हाँ, इसकी वजह से। और दूसरा कैसा होता है, एक और जो मुझे ऐसा लगता है कि एक कसवर्ड लगा के आपकी पंच लाइन बहुत स्ट्रांग बन सकती है। अगर आपने गाली दे दी ना नॉर्मल कोई भी स्टेटमेंट में, तो उसमें वेट आता है और बहुत ईजी है वो। तो मुझे ईजी नहीं करना, मुझे लगता है कि मैं ऐसा ना बोल के
वही इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर, थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो फिर मैं इसीलिए जो मुश्किल है, जो चैलेंजिंग है, वो मैं करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। बस यही है। टेलीविजन पे आप पहले भी थे, टेलीविजन पे अभी आप कपिल शर्मा वगैरह के जो शोज में यू बीन वायरल अगेन एंड यू आल्सो क्रिएट कंटेंट फॉर यूट्यूब। तो ये ऑडियंसेस में मतलब रिटेंशन किस तरीके से रहता है? टेलीविजन में ऑडियंस को रिटेन करने की स्ट्रैटेजी अलग है, यूट्यूब में अलग है, किस तरीके का कंटेंट मतलब प्लान करते हैं? टीवी कंटेंट तो मोस्टली दिया जाता है हमको स्क्रिप्ट दी जाती है, और उसमें एक पैरामीटर है 2 टियर 3 टियर या स्मॉल, जो छोटे, मतलब इंक्लूडिंग ऐसी फैमिली ऑडियंस को लेके वैसा कंटेंट डिज़ाइन होता है, वो हमको बोलना होता है। उसमें उसी पैरामीटर में हम इम्प्रोवाइज़ भी करते हैं, और एक बंधन होती है, एक बंदिश होती है, उसमें चलते हैं, और वो ठीक है क्योंकि एक ऑडियंस है। हाँ, इंटरनेट पे मैंने ये सीखा, जब मैं यहाँ पर एक जगह होती थी कॉमेडी स्टोर, वहाँ से जब शुरू किया था मैंने मुंबई में, और फिर कैनवस लाफ क्लब एक बहुत बड़ी जगह जो अब शायद बंद है। तो वहाँ पर जब मैं वहाँ पर भी करता था, तो एक दिन एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई थी, जिसने मुझे थोड़ा सा इंसाइट किया कि आप जो कॉमेडी कर रहे हैं बहुत अच्छी है, आपका ऑब्जर्वेशनल है, आप चीज़ों पे टेक है, बट आप कौन है, आप क्या हैं, वो ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो शायद मुझे वहाँ एक इंसाइट मिली, और ये यूट्यूब पे भी आने से पहले फिर मैंने उस तरह की कॉमेडी शुरू की, जो एज ए इंडियन मुस्लिम स्टीरियोटाइप्स क्या है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम में क्या क्या कमियां हैं, एज ए टीवी कॉमेडियन मेरे क्या पेन है। तो मैं पैथोस की तरफ गया। मुझे लगा प्रॉब्लम में ही कॉमेडी है, इश्यूज में ही कॉमेडी है, जो बज़ाहिर संजीदा नज़र आ रहे हैं उसके अंदर से ह्यूमर एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो फिर जो मैंने और भी कंटेम्प्रेरी मॉडर्न यूट्यूबर्स को देखा, या स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखा जो क्लब शोज वगैरह करते हैं या ओपन माइक्स में करते हैं, तो मुझे समझ में आया कि ये पैटर्न है, डिफरेंट है, ये वाला ज़्यादा चैलेंजिंग है, इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है। तो मुझे ये ज़्यादा मज़ा आता है जो इंटरनेट का या मौजूदा कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप कॉमेडी। और आपको करने में मज़ा आ रहा है तो ऑडियंस को दे आर फीलिंग इट। हाँ, बिकॉज वो उनका पेन, आपको ये कॉमेडी में है कि लोगों के दिल की बात कर देनी है। करेक्ट। उनको लगता है कि यार ये तो मैं भी सोचता हूँ, Correct. ये तो मेरे साथ भी हुआ है, ये वो बात जो बोल नहीं सकते आपने, मतलब मैं उसको इस तरह से बोल जाता हूँ कि लोगों को लगता है अरे यार ये क्या बोल दिया, लेकिन सच तो बोल दिया इसने। करेक्ट। तो वो आज़ादी है जो सेंसरशिप से थोड़ी सी फ्री है। तो इसमें कोई SNP नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई वो नहीं है, तो हम अपनी जिम्मेदारी के साथ इसको करते हैं। करेक्ट। जब भी हम देखते हैं ना यंगस्टर्स के साथ में बहुत ज़्यादा लाइक उठना बैठना होता है, तो कभी भी जब जैसे अभी खैर आजकल तो बहुत इजी हो गया है, बट वाइल यू आर ग्रोइंग अप ऐसे कुछ नॉन कन्वेंशनल हम जब लेने की कोशिश करते हैं एज अ करियर पाथ, तो बहुत ही पेरेंट्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है डाइजेस्ट करने के लिए कि हमारा बेटा फॉर एग्जांपल कॉमेडियन बनेगा या स्टैंड अप का, जैसे अभी हम स्टैंड अप कॉमेडी कहते हैं। सो हाउ वाज इट एट योर एंड? वाज इट इजी? नो, इट वाज अ टफ आस्क। मेरे क्या, आई बिलोंग टू वेरी स्टॉन्च मुस्लिम फैमिली, जो ऐसा बैकग्राउंड जहाँ कभी किसी ने ये सब किया नहीं। आई वॉज द ब्लैक शीप ऑफ माई फैमिली, जो ज़बरदस्ती यहाँ पर इस तरह की चीज़ों में मतलब मुलव्विस हो गया। और माय फादर मतलब उनको पसंद नहीं था, बुरा समझा जाता है उसको। अगेन थिएटर को भांडों का काम या नाचना यही समझा जाता था, तो वो छुपा के करना पड़ता था शुरू में। हाँ, बाद में जब करियर शुरू हुआ तब उस वक्त मेरे फादर नहीं रहे, अल्लाह उनको करी की रहमत करे। तो बहुत उनकी तरफ से ज़्यादा मेरी अम्मी बहुत कोऑपरेटिव थी, उनको माएँ जैसे होती ना बहुत। एकदम सपोर्टिव। वो एक शेर याद आ गया हमारे दोस्त का, कमरुद्दीन फलक साहब का, अपने बच्चों को अजाबों से बचा लेती है माँ, दुआ करके खुदा को भी मना लेती है। तो माँ होती है ना, तो माँ ने कभी रोका नहीं, मतलब उनका सिर्फ ये होता था कि कामयाबी होनी चाहिए। लेकिन टचवुड फिर जब टीवी हुआ और सब कुछ हुआ, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी एवरीबडी इज हैप्पी कि चलो हाँ यार जो कर रहा है मीनिंगफुल है, पैसे भी कमा रहा है। एंड ऑफ द डे क्या वो बेरोजगार तो नहीं है ना, तो इसकी वजह से और इज्जत शोहरत सब भी है, लोग बहुत मिलते हैं, पूछते हैं, तो अभी अब ठीक है। हाँ, जितने भी फेमस कॉमेडियन से मतलब अगर हम देखते हैं या उनको सुनते हैं, तो जैसे कि कपिल हो गया, कपिल शर्मा, भारती हो गई, तो वो सारे लोगों का यही कहना होता है कि कहीं ना कहीं से जो हम जोक्स क्रैक करते हैं, कहीं ना कहीं से वो अर्ली डेज में हमने फैमिली में देखा है या मदर फादर के बीच में वो ऐसे नोक जोक होते हैं, वो हम रियल लाइफ में डिपिक्ट करते हैं तो लोगों को पसंद आता है। सो वर देयर एनी डायनामिक्स लाइक दैट इन योर फैमिली और वाज इट जस्ट दिस फ्रेंड सर्कल? हाउ वाज इट लाइक?
माई फादर हैड अ वेरी ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, वेरी वैकी काइंड ऑफ. मुझे याद है कि मुझे ह्यूमर उनसे ही मिला है. वो एक मुझे याद है कि ईद के दिन, बकरी ईद में जब लोग आते थे दावत पर, तो एक उमूमन एक है ना, ऐसा कहते हैं जैसे डैड खुद पूछते थे कुछ खाओगे. अब खाने की दावत दी और ऐसे पूछते जैसे कुछ क्राइम है. तो बोलते थे हाँ थोड़ा सा ले आइए. तो डैड खुद जाते थे किचन में और बहुत थोड़ा सा लाते थे, थोड़ा इतना सा लाके ऐसा रखते थे और बैठ के देखते थे. सामने वाला उतना खाया तो बोलते था और ले आइए, बोलते और खाओगे. तो ये जब मैं देखता था डैड को, तो मेरे डैड का बड़ा ज़बरदस्त ह्यूमर था. मतलब मेरे फादर के दोस्त बताते हैं कि जब वो रोड क्रॉस करते तो 3 लोग तो बोलते थे तुम दोनों इधर देखो उधर देखो, मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, बीच में देखते रहो. तो उनको काम करवाते थे. और मेरे फादर ऐसा होता जब वो गुस्सा होते थे ना, तो गुस्से में ऐसी बात करते थे कि हमको हंसी आती थी. तो मारते भी थे, गुस्सा करते थे, लेकिन उनका पंचलाइन ऐसी होती थी कि हम हंसते थे और साला हंस रहा है, मैं गुस्सा कर रहा हूँ. लेकिन वो फनी थे. वो बोलते थे ऐसा था कि वो हंसी, मैं और मेरा भाई इरफान हम लोग बहुत हंसते थे कि अरे यार अब्बा बोलते ऐसा कि हंसी आ जाती. तो हमने मार भी बहुत खाई है. लेकिन वो यही है कि वो फादर से तो मिला है, फादर से लिटरेचर. जैसे फादर को शायरी याद हो जाती थी, कहीं से भी सुनते थे तो, और मैं जो बोलते थे तो मैं लिख भी लेता था बुक में. जैसे मुझे याद है फादर ने एक बार ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स बैठे हुए थे और थोड़ा सा बिजनेस कारोबार में आदमी स्ट्रगल करता रहता ना, गांव से आए और यहाँ, तो उन्होंने इसी शेर कहा कि दाम में फंस गए जब से गुलशन छोड़ा, निकहते गुल न मिली जब से नशेमन छोड़ा. अब मुझे समझ में तो नहीं आया, लेकिन मैं लिख दिया बुक में कि कुछ तो अच्छा बोला है फादर ने. अब वो मेटाफर के तौर पे इस्तेमाल किया था कि वो किस तरह से वो यहाँ है. और जैसे वो जगजीत सिंह की गज़ल में ना कि वो अब मैं राशन की कतारों में नज़र आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सज़ा पाता हूँ. तो वो वैसा कुछ वो कह रहे थे. तो वो सब फादर से बहुत मिला है मुझे. ह्यूमर है ना, शायरी, उसका इंटरेस्ट तो ये था मेरे अंदर, ब्लड में था, और जो शायद निकल आया. करेक्ट. आप जैसे मैंने शुरू में कहा था इंट्रो में कि आप कॉमेडियन भी है, आप शायर भी है, आप एक्टर भी है. तो पर्सनली आपका सबसे फेवरेट एरिया कौन सा है? मुश्किल सवाल. एक्चुअली जब मैं थिएटर करता था ना, तो मुझे लगता था यही सबसे बेस्ट आर्ट फॉर्म है. मैं कॉमेडियंस को बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखता था. मिमिक्री करने वालों को मुझे लगता था कि क्या है, क्या आवाज़ निकाल रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गा रहे हैं. इसमें मतलब थिएटर में हम क्योंकि मीनिंगफुल चीज़ें करते थे, हमको कुछ कहना है नाटक के जरिए, तो ऐसा लगता था कुछ पर्पस है हमारा. ये तो ऐसी, लेकिन बाद में नहीं समझ में नहीं, हर एक आर्ट फॉर्म होता है. कई बार है ना, हंसा देना भी एक अपने आप में सवाब का काम है, पुण्य का काम है. आप शायद किसी मोटिव से, दूसरा किसी की अपनी रोजी रोटी भी, दिहाड़ी भी चल रही है उससे. तो फिर थिएटर आया. कॉमेडी मतलब मुझे जो है ज़्यादा लाइव परफॉर्म करना, ऑडियंस को हंसाना, वो ज़्यादा मज़ा आता है. अभी जैसे मैं प्ले भी कर रहा हूँ तो वो थिएटर प्लस स्टैंड अप कॉमेडी का एक अमेलगमेशन है. तो क्योंकि वो रिएक्शन समझ में आता है, मेरे हाथ में माइक हो और लोग सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ और उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, उससे बड़ा किक कुछ और नहीं है. क्योंकि कैमरा में आपने कितना भी अच्छा सीन किया ना, वो उस वक्त रिएक्ट भी नहीं करते वो लोग, क्योंकि सबको शॉट में कोई साउंड एक्सटर्नल नहीं चाहिए. प्रोडक्शन पे ध्यान होता है. प्रोडक्शन के कुछ वो है पैरामीटर्स. तो वो जो आप लाइव परफॉर्म कर रहे हैं और लोग उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे. करेक्ट. अगर देखा जाए उसमें शायरी भी आ गई. हाँ, शायरी का एक सवाल, इसको मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ. स्टैंड अप कॉमेडी मेरा पैशन है और शायरी जो है मेरी रूह से निकलती है. क्या बात है. मोहब्बत है. मतलब मैं अपने स्टैंड अप के एंड में भी जब मुझे कल्मिनेट करना होता है, तो बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं यार तू शायरी क्यों करता है स्टैंड अप में. तो मतलब कोई बुक में लिखा नहीं है. हम कोई संजीदा बात भी कर सकते हैं. ये आर्ट फॉर्म में मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरी बात पहुँच रही जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैं आई टेक शायरी का भी हेल्प. करेक्ट. तो मुझे बहुत, हालांकि मैं उतना अच्छा शायर नहीं हूँ और मैं अपने आप को शायर क्लेम भी नहीं करता हूँ. मैं जो है टूटे फूटे अल्फाज जमा करके मुझे बात कैसे कहनी है मैं जान लेता हूँ. हाँ, चूँकि ग्रामेटिकली करेक्ट होना एक आर्ट फॉर्म है, तो मैं जो जानकार हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनको मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ. तो उसमें जो ज़्यादातर एक आध लफ्ज़ आगे पीछे जो उसका ग्रामर है, बहर का या वज़न का, वो ठीक कर देते हैं. थॉट मेरा ही होता है ज़्यादातर, और कई बार उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. मैं आज़ाद नज़्म बोल देता हूँ या बोल देता हूँ ये मेरी नज़्म है. तो उस तरह से आई एंजॉय डूइंग इट एंड इनफैक्ट आई लव डूइंग पोइट्री. अमेजिंग. जो आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर्स हो गए या कमेडियंस हो गए, लाइक व्हाट एवर फॉर्म ऑफ आर्ट, अगर देखें, और जो स्पेसिफिकली पॉपुलर है,
वो एक अलग टाइप का स्ट्रेस रहता है उनके परफॉर्मेंस का या फेम का जो भी है, बट इट इज़ नॉट वेरी इजी. लाइक वो एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है, एक्सटर्नल प्रेशर. कहीं ना कहीं से इंटरनली ऑल्सो यू फील दैट यू नो व्हाट आई मीन, देयर इज एम्बिग्विटी कि व्हाट नेक्स्ट, एक क्वेश्चन मार्क रहता है. सो अमंगस्ट ऑल ऑफ दिस केओस एक स्टेबिलिटी जो आपने मेंटेन की है, हाउ डू यू डू दैट? सब हर इंसान के साथ होता है. आर्टिस्टों के साथ ये होता है कि हमारा फिक्स नहीं है ना कुछ, कि अपना ये जॉब है, मंथ के एंड में सैलरी मिलेगी. करेक्ट. है ना. और ये पता है कि आज काम कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे, परसों कर रहे हैं, फिर नहीं कर रहे हैं, इस महीने इतने आ गए, इस महीने इतना नहीं है. चैलेंजेस तो है, बट यही कि अपने आप जो है ना, जिसको कहते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है और सरेंडर की बहुत ज़रूरत होती है. क्योंकि आप टू द ऑलमाइटी आप सरेंडर करें, हेल्प सीख करें, मांगे उनसे, और अपने आप, क्योंकि हम एक दिन तो इतनी लाइमलाइट में होते हैं कि हज़ारों लोग हैं, सेल्फी ले रहे हैं और स्टेज पे धमाल कर दिया, अगले दिन जाके घर में बैठे हैं और कोई पूछ नहीं रहा है, और घर में भी वही है कि नीचे से ये ले आओ, दही ले आओ, धनिया ले आओ. तो आप एकदम, तो फिर ऐसे दोनों चीज़ें चलती रहती ना आपकी, कि एक दिन आसमान में, एक दिन खाक में. तो फिर वही है कि अपने आप को वही समझा लेना. एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि ये है, एवरी डे इज़ नॉट संडे, रोज़ वो नहीं होगा. करेक्ट. तो आपको एक तारतम्य बनाना ज़रूरी है कि नहीं यार, काम ये, और एक्सेप्ट. मैं सबसे अच्छी चीज़ मैंने सीखी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक्सेप्ट करना. जब आप एक्सेप्ट कर लेते ना कोई भी चीज़ को, कि ये सिचुएशन है, इसको एक्सेप्ट कर लो, तो आसान हो जाती है. करेक्ट. तो ऐसा ही होगा ये. बट हिम्मत नहीं हारनी, विल पावर जो है, जिसी चीज़ जो आपके अंदर, क्योंकि कई बार क्या है ना कि आपका पैशन, जैसे एक तरह के बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा, एक ही फर्म में एक तरह के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, एक को ज़्यादा सैलरी मिल रही, ऊंची पोस्ट पे. स्किल्स के मामले पे देखोगे ना तो आप ऑलमोस्ट सब लोग सेम है, लेकिन एक एक्स फैक्टर उसके अंदर. जैसे महेंद्र सिंह धोनी की एक इंटरव्यू मैंने सुना कि आप स्किल्स और कॉन्फिडेंस की बात की जाए ना, तो जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ना, उसके लिए ज़्यादा अच्छी बात है. क्योंकि वो कैसा है ना कि वो कर जाएगा, और जो स्किल्स है लेकिन डाउट कर रहा है, तो उसका रिजल्ट भी वही आएगा. तो ये बहुत ही अपने आप से बातचीत करते रहना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, उस सर्कल में रखना, वैसी किताबें पढ़ना, वो वैसी कंडीशनिंग करना बहुत ज़रूरी है. वो सब होता है, हमको भी ऐसा लगता है, अरे क्या होगा यार, ये महीने तो एक भी शो नहीं है, अरे आगे क्या होगा, कल को क्या होगा. तो अपग्रेड करना, मेहनत करना और अपने आप को इंटैक्ट रखना, ये मेहनत है. करेक्ट. ये कांस्टेंट करते रहना चाहिए. करेक्ट. आई नो यू आर अ पर्सन जो चैलेंजेस के बारे में, या जो चैलेंजेस फेस किए उसके बारे में ज़्यादा बात करना पसंद करते रैदर देन ग्लोरी. सो ऐसे बहुत सारे आपके जो शोज़ रहे थे, सेमीफाइनल तक आप आ गए थे, काफ़ी सारे शोज़ में यू रीच्ड अ गुड लेवल, एंड देन फिर आपका एग्जिट हुआ. सो हाउ डिड यू डील विद दो सिचुएशंस, बिकॉज इट्स नॉट ईजी. लाइमलाइट है इतना, फेम है इतना, and all of a sudden one day elimination and you're out of it. So how was that period like for you? पहले ना मुझे ये सब झटके ना बहुत दिनों तक परेशान करते थे. लेकिन जब मैंने लाइफ में ओवर द पीरियड टाइम एक चीज़ सीख ली कि आपकी लाइफ ऐसे कोई वो एक स्मूथ सेलिंग तो नहीं होगी. ज़िंदगी है तो अप्स एंड डाउन्स के साथ ही होगी. वो शेर याद आ गया किसी की, खुशबू का रंग नूर का मौसम है ज़िंदगी, लेकिन गुलों की तरह बहुत कम है ज़िंदगी, और इस ज़िंदगी का कर्ज चुकाने के वास्ते 100 साल भी जिए तो बहुत कम है ज़िंदगी. तो ज़िंदगी जो है ना आपको बहुत उठाती है, गिराती है, चलाती है, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कहीं. अब आसान हो गया. पहले भी दिक्कत ज़्यादा होती थी, पहले ज़्यादा बॉदर होता था कुछ दिन. एज भी होती है, टाइम भी होती है, मैच्योरिटी का एक वो होता है. बट लेकिन वो बाउंस बैक करने की या पलट के फिर आने की, या फिर क्योंकि अंदर एक क्रिएटिव कीड़ा है ना जो मरता नहीं है. और टचवुड मैं आज भी कितना भी अच्छा शो कर लेता हूँ ना, तो मैं अगला शो एज इट इज जाके नहीं करूँगा. अच्छा. मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मैं और क्या ऐड करूँ, इसमें कुछ और क्या लिख लूँ. मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता बैठ के कि आज, और मुझे क्योंकि अब ओवर द पीरियड टाइम आप सीख लेते हैं ना कि कैसे आपको करना है, ये कैसे क्रैक करना है. बट ये कि आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि हो गया, अब अच्छा, अब ऐसे ही चलूँगा. तो वो एक जद्दोजहद चल रही है, और वो एक्सेप्टेंस है, और ये माइंड सेट बना हुआ है कि नहीं यार, फेलियर्स देखे हैं बहुत सारे, और ज़रूरी भी है. मेरे ख्याल से मैंने जैसे एक बात मैं करता हूँ कि वो कई बार आपको तराशने के लिए होती है. कि वो है ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है. तो खाक में मिलना बहुत ज़रूरी है. तभी तो आप वो अगर फिर वो
जरखेज होगी ज़मीन, तो वो एक्चुअली हमारे लिए ही होता है। अगर हम डिसहार्टेंड हो जाए ना, कई बार खुदा जो है ना आपको सिग्नल्स देता है किसी के ज़रिए, कभी हालात के ज़रिए, आपको वो रिसीव करना चाहिए। करेक्ट। विथ गुड कर्मा। गुड कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर कुछ गलत भी करते हैं तौबा करें, और आपकी वर्च्यूज से गुड डीड्स बहुत ज़रूरी। तो जो सिग्नल्स आपको आ रहे हैं ना हालात के शक्ल में, वो आपके फेवर में ही है। वो आपको अब समझ में आता है कि अगर मैं वहाँ फेल नहीं होता इतनी बार तो इतना पक्का नहीं होता, फिर मैं उसको समझता ये सक्सेस है, मैं ये ऐसे ही करूँगा, मैं ग्रो नहीं करता। सही बात। झटके लगे तो मुझे लगा नहीं यार, मुझे अब कंपटीशन में आने के लिए इस लेवल पे आना पड़ेगा, तो मैंने और तैयारी की, तो शायद उसका फ़ायदा हुआ है। स्पिरिचुअल है आप? काफ़ी। डू यू थिंक स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स? डेफिनेटली, अच्छा। डेफिनेटली, बहुत बहुत। मैं ये समझता हूँ कि यार आप खा के पी के कमा के जी के मर जाने के लिए नहीं पैदा हुए। करेक्ट। ये पैटर्न के लिए नहीं बने आप। ये तो बहुत ही मोनोटोनस और बोरिंग और बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड काम है। आप एक मकसद के लिए पैदा हुए, और आप जो है ना एक रूटीन जो लाइफ है, आप एक घर में पैदा हुए, उस घर की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, आप खा लिए, कमा लिए, जी लिए, नमाज पढ़ लिए, क्या बेसिक जो है ना स्ट्रक्चर, उसके बाहर आना पड़ेगा आपको। आपको क्या देना है, आप क्या दे सकते हैं सोसाइटी को, क्या डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। भले ही आप एक अपने बिल्डिंग के वॉचमैन से स्माइल करके उसका हालचाल पूछ लिया, आप क्या कर रहे हैं अपने लिए, तो सब कर रहे हैं। तो वो एक माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। और वो मैंने कुछ साल पहले, मेरे एक दोस्त हैं, अल्लाह उनको जन्नत दे, वो रहे नहीं, होम्योपैथी के डॉक्टर थे, तो उनके पास हम जब बैठते थे तो वो ओशो पढ़ते थे। फिर ओशो के साथ साथ वो शेख सादी की किताबें कभी पढ़ते थे, गुलिस्तां बोस्तां, और इमाम गज़ाली की भी कुछ किताबें हैं। वो सब सेशन होता था, वो पढ़ के सुनाते थे, और मुझे बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगता। मुझे समझ में नहीं आया, उन्होंने एक जुमला कहीं था किसका, कि वसवसों से परहेज़ करो, ये वो झाड़ियाँ होती हैं जिनमें शेर छुपे होते हैं। बोला यार ये अच्छा, ये सब बातें बहुत अच्छी लगती थी मुझे, लेकिन जब उस वक्त इंटरेस्ट पैदा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जब उसके अंदर आप गए तो ड्रेंच्ड इनटू इट, तो समझ में आया कि नहीं, एक ताकत है, रूहानियत है, उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। थ्रू गुड कर्मा, थ्रू जैसे किसी बुजुर्ग का कहना है कि अहले दिल की सोहबत इख्तियार करो ताकि तुम्हें भी दिल नसीब हो। तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना भी ज़रूरी है। तो वो है आज भी मेरा। और मैं बात करने लगा हूँ अल्लाह मियाँ से। अब मैं जो है थोड़ा सा, मुझे उन्होंने थोड़ा सा बोला कि चल तू आप थोड़ा तेरी औकात बनाते हैं, थोड़ा मुझसे तू बोल क्या है। तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है हाँ मैं बोल लेता हूँ। तो वो धीरे धीरे आया, पहले नहीं था, पहले तो ऐसे ही चलो गए सर मार के आके मस्जिद में जुमा के एक दिन। तो अब धीरे धीरे थोड़ा सा विजडम आता है ना, तो खुदा की मेहरबानी से थोड़ा आ रहा है, ड्राइवर शिकत आए। ओके, नाउ आई वांट टू ऐड सम बिट टू द चैट। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी और आई वांट यू टू आंसर देम वेरी प्रिसाइजली। One value that you stand by. Honesty is the best policy. Okay. If you have a regret, what it is and what did you learn from it? रिग्रेट तो ऐसा सच नहीं है। हाँ, एक रिग्रेट है मुझे, जब मैं व्हेन आई वाज एट माई पीक, जब टेलीविज़न पे एक साथ काफ़ी बड़े बड़े शो, स्टार प्लस, कलर्स, सोनी सब कर रहा था, उस वक्त एक कहीं जब लोगों का अटेंशन मिलने लगा था ना, तो कहीं, हालांकि आई वाज वेरी ग्राउंडेड, मैं हमेशा कहीं थोड़ा सा, मैं लोगों के फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे। जब लोग मेरे पास आने लगे थे तो ऐसा लगता अरे ठीक है, अरे मत करो ना यार परेशान। हालांकि मैं कभी झिड़का नहीं किसी को मैंने, लेकिन अंदर ऐसी कुछ आने लगी थी। तो उसका नतीजा मैंने ये देखा ना कि एक टाइम ऐसा भी आया ना, कुछ साल, 3-4 साल के लोग आने बंद हो गए, फ़ोन आने बंद हो गए। तो अब है ना, मैं बहुत मैंने वो जो है ना, उसने सिखाया मुझे कि ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको जो भी मिला है ना, वो सिर्फ आप टैलेंट के बेस पे नहीं मिला। टैलेंट बहुत से लोगों को है, कई बार दुआएं शामिल है, आपकी फैमिली शामिल है, कई बार आपकी नीयत भी शामिल है। तो उसको करप्ट मत करिए आप, नीयत को करप्ट मत करिए। और जो भी सही गलत फैसले किए हैं लाइफ में, तो मुझे अफसोस होता है कि यार कुछ सही गलत फैसले हो गए। आई एम ए ह्यूमन बीइंग, हाँ, बट मैंने कसदन किसी का बुरा नहीं किया। जाने अनजाने में कुछ गलत फैसले, कुछ इस तरह की चीज़ें जो मन में आ गई कि अरे मैं कुछ हूँ, या वो मुझे अगर रिपेयर करने का मौका मिलता तो मैं वो वैसा नहीं करता।
तो बस एक ये है। और बस अब मेरी जाने अनजाने, क्योंकि हम लोग ऐसे प्रोफेशन में दिल आज़ारी हो जाती है, बोल देते हैं। तो मैं आपके इस शो के ज़रिए मैं उन तमाम लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अगर मैंने कभी जाने अनजाने में किसी को ज़रा भी चोट पहुँचाई हुई। मेरा टेम्परामेंट वैसा नहीं है। हाँ, गुस्सा जो है वो मैंने बहुत कम किया है। सोचो कॉमेडियन को गुस्सा नहीं आता है, लेकिन हमारा क्या गुस्सा एक होता है शॉर्ट टेम्पर्ड, होता है हॉट टेम्पर्ड। हाँ। कि जब रिएक्ट करना है तो ज़रूर से ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। करेक्ट। तो कई बार उसका खामियाजा मैंने बहुत भुगता है, पर्सनल लाइफ में भी, रिश्तों में भी और प्रोफेशन में भी। तो ये जो है ना मैंने बहुत भुगता है। और जब मैंने ओवर रिएक्ट कर देना, हालांकि शायद सामने वाले की उतनी गलती भी ना हो, शायद वो सिचुएशन भी इतनी वर्स नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो हलचल चल रही है, जो जज्बात की सुनामी बह रही है, वो बाहर सैलाब बन के निकलती है। अब है ना मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करता, कोशिश ये करता हूँ कि मैं समझूँ उस सिचुएशन को। तो वो जो मैंने अपने नुकसान किए ना, पर्सनल लाइफ में भी, रिश्तों के, करियर में, प्रोफेशन में, तो मैं चाहता हूँ कि यार कोई ना करे। तो उसका ग्रज है, और ग्रज क्या है, ऊपर वाले ने शायद मुझे एजुकेट किया, सिखाया है। Correct. तो वो एक चीज़ है। Which is the most interesting thing you have ever done? यही मैं इस फील्ड में आ गया लोगों को हंसाने के लिए। मैं बहुत बोरिंग, वरना थिएटर कर रहा होता ना तो एक्टिंग कर रहा होता, फिल्म में कर रहा होता तो एक्टिंग कर रहा होता, मेरे लिए कर रहा होता। इसमें क्या है ना, जैसे जब मैं लोगों को हंसाता हूँ ना, और मैं देखता हूँ, अब मैं इसको इस तरह से लेने लगा, मुझे पता है एक पता नहीं आउट ऑफ द डिफरेंस है क्या नहीं, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक सहाबी थे, जब लोग वो कुछ ऐसी बात करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ जाती थी। तो उनका मोटिव ये था कि लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसा बोल दूं ना कि वो आपको अच्छा लग जाए। हाँ. तो कितनी अच्छी नीयत, तो वो भी हंसा देते थे उनको। तो मैंने सोचा यार लोग इतने स्ट्रेस में, हाँ. महंगाई से, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से, अपने आप से, अपने हालात से, अपने कारोबार से, अपने स्टेटस से, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास माइक है, मैं उनको थोड़ी देर के लिए भुला दूँ ना। करेक्ट। मैंने मोटिव ये बना लिया, मैं थोड़ी देर के लिए उनको भुलाता हूँ ना, थोड़ा उनको स्माइल लाता हूँ ना थोड़ा, तो मुझे ये लगता है यार ये इतने सारे लोगों का मैं कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये सही, मैं ये कभी छोड़ूंगा नहीं इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ताला ने मुझे हयात और ये रखा तो मैं विथ गुड मैसेज मैं ये करता रहूँगा। तो ये मुझे लगता है अच्छा फैसला। एंड द लास्ट वन, व्हाट इज द मोस्ट वियर्डेस्ट थिंग दैट यू हैव गूगल्ड? नहीं बताऊंगा। अब नहीं करता मैं। आप समझ गई होंगी, हर लड़का करता है, अब नहीं करता है, अब सारी साइट्स बैन भी हो गई। तो क्या है, बस यही चीज। ठीक है, थैंक यू सो मच, You're थैंक यू सो welcome. मच, इट वाज रियली अमेजिंग। वन लास्ट मैसेज दैट यू वुड वांट टू गिव द व्यूअर्स? लिव एंड लेट लिव यार, लाइफ बहुत छोटी सी है यार, मतलब एक दूसरे पर भरोसा करो, है ना, खामखा एक दूसरे पे शक मत करो। और आपकी थॉट जो ना, जैसे मैं आपसे मिला तो मैं आपका इंप्रेशन जो ना आपके बिहेवियर से, आपकी ज़बान से, आपके आचरण से लूँगा। कोई मुझे आपके बारे में बता देना कि ये ऐसा है, ये वैसी है, ये ऐसी है, उस पे मत कान धरो। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी और कौम की भी कैपेसिटी में भी है। क्या होता है ना कि ये जो है ना, मैं कई लोगों के बारे में मैंने जब सुना था ना कि ये इंसान ऐसा है, ये ऐसा वैसा है, थोड़ी सी मैंने भी जब बनाई थी, जब मैं ऐसे ऐसे लोगों से जब मिला हूँ ना, तो मुझे लगा बकवास बात कर रहा था, वो आदमी बकवास था, ऐसा नहीं है। तो कहीं की भी कोई न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, जानकारी या किसी ने कुछ बोला है, क्योंकि ज़्यादातर समाज में नेगेटिव लोगों की भरमार है, आप पर्सनली देख, आपकी निगाह, आपकी ज़बान, आपकी उठना बैठना, आपकी हरकत और सकनात, वो बता देती है आप क्या है। उस बेसिस पे किसी को जज करो, किसी इंसान को भी, किसी कौम को भी, किसी मुल्क को भी, किसी को भी। बस यही मैसेज है कि यार मत किसी के इन्फ्लुएंस में मत आओ। आपकी सोच आपकी होनी चाहिए, किसी की उतरन नहीं होनी चाहिए। जो लोग इजीली हमको इंस्टिगेट कर देते हैं ना, बना ब्रेन क्या कहते हैं, वॉशिंग या जो भी कर लेते हैं। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि आपको जो अपना खुदा ने अक्ल सलीम दी है ना, उसको इस्तेमाल करो, बस ये बात। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम।